हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में, प्यारी सी वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपको पता है कि हमारा क्लास 9 में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो है वो चल रहा है, जिसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक वीडियो जो है वो आप सबको मिल चुका है। आज हम इसका सेकंड वीडियो देखने वाले हैं, यानी सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक होने वाले हैं तो ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। 12 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं, यानी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें जो हैं वो न्यूमेरिकल्स की ही हैं, यानी कि आज हम संख्यात्मक क्वेश्चंस को करेंगे इसी से रिलेटेड, जो कि आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में दिए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, पहले ही इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि भाई अगर तुम्हें 9th में ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैम का सेशन आ चुका है। तो इसे स्टार्ट करने के पहले क्यों ना हमारे न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए कि हमारे चैनल पर कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपनी सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। किसी भी क्लास को देखने के लिए भाई आपको किसी भी तरीके का कोई भी कोर्स परचेस नहीं करना होगा और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ पता है हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। हम ये 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं। यदि आप इन 5 स्टेट में से किसी भी स्टेट से हैं तो आप अपनी साइंस जो है या अदर सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो बेटा नोट्स की जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर आप कोशिश करिएगा कि मेरे साथ साथ आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। बट अगर आपको चाहिए कि आपको मेरे ही नोट्स चाहिए तो आप उसे अपने पास रखना, आप बिल्कुल इसे डाउनलोड करना, लेकिन साइड में आप अपने भी शॉर्ट नोट्स बनाना। ओके। और कुछ बच्चों को इंग्लिश में भी पढ़ना होता है तो बेटा हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल ना अलग है, जहाँ पर इंग्लिश में स्टडी कराई जाती है। वहाँ केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस आपको मिल जाएंगी एंड सेम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, जहाँ पर हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोलते हो, स्टार्ट करें क्या इसे? बिल्कुल स्टार्ट करना तो बनता है। तो अब बात आती है, मान लो कि वैसे तो मानना नहीं है ऐसा, बट फिर भी एक बार हम सोच के देखते हैं कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स अभी तक सॉल्व ही नहीं किए हैं बाई चांस, तो फिर क्या होगा? तो बेटा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है। वैसे तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि फिजिक्स क्लास 9 फिजिक्स में जो पहला चैप्टर था मोशन, गति, उसमें मैंने न्यूमेरिकल का एक अलग से सेशन लिया था। आपके चैप्टर्स के बीच के क्वेश्चंस, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पार्टिकल सबके तो मैंने करवाए ही थे, जहाँ जहाँ पर न्यूमेरिकल्स मिल रहे थे। बट वहीं पर भी मैंने एक न्यूमेरिकल का अलग से सेशन लिया था। उसी तरह से आज मैं इसका भी एक अलग से मतलब इसमें भी न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ। तो जब हम मोशन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ना, उसी तरह से मतलब उस अलग से तो अभी नहीं करा रही हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जितने वो करा रही हूँ। पर हाँ, हमने मोशन में पढ़ा, हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, जो हमारे गति के नियम है उसमें हमने पढ़ा, जहाँ फोर्स भी जाना। तो ऑलरेडी हम ढेर सारे ना न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, तो हमें पता तो चल चुका है कि सॉल्व कैसे करना होता है। जिन भी बच्चों ने मेरे न्यूमेरिकल वाले सेशंस अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, कर लेना, ताकि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता चल जाए। पर हाँ, थोड़ा सा हम ज़ीरो से शुरू करेंगे इसको, ठीक है ना? थोड़ा सा हम ज़ीरो से शुरू करेंगे इसको और हम जानेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले तो आपको इसे कम से कम 2 से 3 बार क्या करना होगा बेटा? रीड करना होगा, सबसे बेस्ट होता है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप क्या करोगे? जैसे मान लीजिए कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही या सामने वाला कुछ बोल रहा है, लेकिन जब हमें क्लियर समझ में नहीं आता या बात समझ में नहीं आती तो हम क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना। तो ऐसे ही कभी कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से पढ़ो, जैसे क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। चंद्रमा की सतह पर, यानी कि भाई मून के सरफेस पर गुरुत्वीय बल
पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 टाइम्स है, यानी 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्या देकर रखा है, एक वस्तु का मास देकर रखा है, जो कि कितना है भाई, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर आपको क्या बताना है, न्यूटन में भार बताना है। वैसे भी भार की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन ही होती है, ये भी हम जान चुके हैं, पढ़ा है हमने ऐसा। तो बात कुछ ऐसी है, चलो सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ते कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 टाइम्स है, यानी 1/6 गुना हो। और एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। ओके, अब हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं, एक एक चीज नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, तो हम बात करते हैं कि भाई अर्थ की बात करते हैं। पहले हम अर्थ को लेकर चलते हैं। अर्थ का हम क्या निकाल देते हैं, वेट निकाल देते हैं, भार निकाल देते हैं, है ना। पर अर्थ का वेट निकालने के लिए पहली बात तो हमारे पास गिवन क्या है, वस्तु का भार दिया है बेटा, जो कि कितना दिया है, 10 किलोग्राम दिया है, ये रहा वो, ठीक है। अब अर्थ पे जी का मान क्या होता है, स्मॉल जी का। अर्थ पे देखो, मैं यहाँ पे स्पेशली लिख रही हूँ कि अर्थ पे जी का मान क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे भाई, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ वेट का फॉर्मूला, हम अर्थ के लिए इसे निकालेंगे, और ये कितना होता है बेटा, ये होता है mg, लेकिन हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं इसीलिए हम ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, m कितना दिया है भैया, 10 दिया है, और हमारे पास g कितना दिया है, अर्थ पर स्मॉल g का मान कितना होगा, 9.8 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, ये कितना निकल कर आ जाएगा, 98 न्यूटन निकल कर आ जाएगा। तो पहली कहानी समझ में आ गई, हमने जान लिया कि इसे हम कैसे निकालेंगे। इसी तरह से सेम हम किसका बता देते हैं, अब मून का बता देते हैं। कैसे बताओगे, सबसे पहले तो बात करते हैं हम मून पर जी के मान की। आपको तो पता है ना मून पर जी का मान कितना होता है, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 टाइम्स होता है, ये ऐसे ही बोलेंगे ना। ये 1/6 टाइम्स होता है अर्थ पर जी के मान के। अच्छा, अब अर्थ पर जी का मान कितना होता है, 9.8/6। इसे भी अभी मैं ऐसे ही लिख के क्या कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसे ऐसे ही लिख के क्या कर देती हूँ बेटा, छोड़ देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, वेट का फॉर्मूला लगाएंगे मून पर, जो कि कितना होगा, mg होगा। क्लियर, कितना होगा, तो ये होगा mg, ठीक है। और g भी किसका, मून का। तो हमने देखा कि भैया m तो हमारा 10 ही होने वाला है यहाँ पर, और अगर हम बात करते हैं कि मून पर स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कितनी होगी, अभी हमने सॉल्व किया 9.8, जिसे हमें डिवाइड करना होगा बेटा किससे, 6 से। अब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना बेटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा 49, जिसे हमें डिवाइड देना होगा किससे, 3 से। 3 1 ज़ा 3, फिर 3 6 क्या होगा भैया 18, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 3 तिया क्या होगा 9, यानी कि 16.3 न्यूटन ये निकल कर आएगा। और यही दोनों बेटा इसके क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये इसका आंसर होगा और ये इसका आंसर होगा। इसका बोले तो किसका भाई, चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार बताना था, तो ये है अर्थ पर भार, ठीक है। और हमने देख लिया मून पर भार कितना होगा, तो वो 16.3 न्यूटन होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, ये था हमारा पहला क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है बट इतना बड़ा है नहीं, छोटा सा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले तो सॉल्यूशन डालते हैं। ओके, हमने लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन बड़े ही सिंपल तरीके से आसानी से समझ लिया। और एक चीज़ और, आप इस तरीके से क्वेश्चंस भूले ना, तो आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट
सबसे बेस्ट है अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को चाहते हो कि भूलो ना, तो कम से कम बेटा प्रैक्टिस करो। एक एक क्वेश्चन आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। आपको ना रिवीजन को भी तो टाइम देना होता है। अब आप सोचो कि भाई एक बार मैम की वीडियो देख ली इससे काम हो जाएगा, बेटा नहीं होने वाला है। आपको क्या करना होगा, डेज डिवाइड करने होंगे कि अच्छा आज मैंने ना मैम से ग्रेविटेशन में एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखे पढ़ा और उनकी दोनों वीडियोस देख ली, लेकिन अब मैं हमेशा इसे याद रखूंगा नहीं, आपको उसे एक टाइम के बाद रिवाइज करना होगा। इसमें बैठाने के लिए हमारा ब्रेन इतना भी ज़्यादा स्मार्ट या इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है कि एक बार किसी चीज़ को पढ़ने के बाद हम कभी जीवन में ना भूलें। इतनी सारी सब्जेक्ट है भाई, मिक्सअप कर दोगे ना, इसीलिए टाइम टू टाइम रिवाइज करना और विशेष रूप से न्यूमेरिकल्स की 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना। ओके, सो नाउ अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13। भाई एक गेंद जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, कहाँ की ओर, भाई एक गेंद है मेरे हाथ में, ऊपर की ओर जो है 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वेग से फेंकी जाती है। आपको गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है, परिकलन करना है, दो चीज़ों का। पहली चीज़ की अधिकतम ऊंचाई बतानी है जहां तक कि गेंद पहुंचती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय भी बताना है। ठीक है भाई, बता देंगे कि जब वो पृथ्वी की सतह पर लौटेगी तो उसने कितना समय लिया, ये भी हम देखेंगे। ठीक है ना, तो पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय बताना है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 49 मीटर पर सेकेंड है। आपको याद आया, यू बोले तो क्या, अरे भाई जो वेलोसिटी होती है यानी कि बेटा जो वेग होता है वो तो दो तरीके का होता है, और वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं, तो भैया एक होता है u और एक होता है v। u का मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि भैया प्रारंभिक वेग, ओके। एंड बेटा v का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी यानी कि बेटा क्या, अंतिम वेग। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, पक्का। चलो तो ध्यान रखना, अगर भूल गए हो तो सोचा याद दिलवा देती हूँ। अब बात ऐसी है कि यूँ हमें देकर रखा है और हमारे हाथ में गेंद थी, हमने इसे ऊंचाई पर फेंका, तो एक बात बताओ, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी तो रहेगी ना कुछ, और वो क्या हो गई, बिल्कुल ऊंचाई पर जाकर ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, शून्य, यानी कि 0 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जी का मान तुम क्या कंसिडर करोगे, तो जी का मान तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर मैम आपने इसे माइनस में क्यों लिखा है। सो भाई माइनस में लिखने के पीछे एक रीज़न ये है कि बेटा हमने ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये गेंद है, तो ये जो गेंद है ना इसे ऊपर की साइड फेंका है, तो ऑब्वियसली जी का मान जब ऊपर जाता है तो घटता ही तो है ना, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो हमने क्या देखा, जी कितना है यहाँ पर, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचने पर h क्या होगा। सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे भाई, वो तीसरा समीकरण याद है आपको, गति के तीसरे समीकरण को v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2gh होगा, ठीक है ना, है ना, गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर लगाएंगे 2gh ये होगा। v स्क्वायर कितना है बेटा, 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर बोले तो कितना होगा 49 का स्क्वायर, एंड 2 मल्टीप्लाई -9.8 मल्टीप्लाई h, ओके। चलो अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेने दो, ठीक है, यहाँ पर हमने एक रेखा भी खींच ली। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, और 0 को अगर मैं इससे माइनस करूंगी तो ये 0 नहीं होगा, बल्कि जितना है उतना ही रहेगा, तो सीधे उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। -49, फिर ये 49 इज इक्वल्स टू, हमने देखा कि यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसे उठा के यहाँ लेके आ जाते हैं। सो हमने ये ऐसे कर दिया, ठीक है, और हम इसे चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ओवरऑल देखा जाए तो सिंपली हमें इसे कट करना था, हम यहाँ पे भी कर सकते थे, बट ठीक है मैं इसे यहाँ कर देती हूँ। अब सॉल्व करते हैं भाई, ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, ध्यान से सुनो, 5 टाइम्स में ये जाएगा। 9.85 जा कितना होता है, 49 होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा, 49 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 में, 9 पंजे 45 की 5, हासिल आई 4, 5 को 20, 21, 22, 23, 24,
2, 4, 5 को हमें अब किससे डिवाइड करना होगा? 2 से। तो ये भी कर लेते हैं, 2, 4, 5 को हम जल्दी से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, फिर हमने क्या देखा? 2 2 ज़ा 4, फिर हमने क्या देखा? 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा 0, 2 5 ज़ा 10, यानी 122.5 मीटर ये निकल कर आएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन मैंने आपके लिए बस करके दिखाया है, आप भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये क्या आएगा? 122.5 मीटर, यही क्या निकल कर आएगा इसका आंसर। किसको लेकर? पहला अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक कि गेंद पहुँचती है, तो अगर उस ऊंचाई की बात करते हैं सो वो कितनी होगी बेटा? 122.5 मीटर होगी, 122.5 मीटर ये होगी। ठीक है, अब मैम एक बात बताइए, पृथ्वी की सतह पर इसे वापस लौटने में, अर्थ के सरफेस पर इसे रिटर्न आने में कितना टाइम लगेगा? तो बेटा आपको पहला समीकरण याद है, क्या होगा वो? v = u + gt। अच्छा, अब हमारे पास v कितना था? तो भैया ये तो 0 था। u कितना था? 49 था, है ना। g कितना था बेटा? -9.8 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो सुनो, हम इसे यहाँ लेकर आते हैं, सो ये -49 और इसको हम यहीं रखेंगे, सो ये -9.8 मल्टीप्लाई बाय, ये इसको ऐसे t लिख दो। ओके, अब सबसे पहले तो इन माइनस को उड़ाओ, है ना, इसको इससे, इसको इससे। अब हम इसको इससे क्या कर देंगे? डिवाइड। तो रुको, पहले तो जगह बदलो। तो ये क्या है? हमारी एक रेखा खींच ली हमने। ठीक है, तो हमने क्या देखा अब कि हमें टाइम निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना है, इसको पृथ्वी के सतह पर वापस लौटने का समय बताना है, तो पहले तो जाने का समय बताओगे तब तो आने का बता पाओगे ना। तो हम पहले तो ये जाने का ही निकाल रहे हैं, जिसके लिए हमने इसका यूज किया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बाई 49 को डिवाइड करना है बेटा 9.8 से, ताकि हमारा क्या निकल सके? टाइम निकल सके। ठीक है, क्या निकल सके? टाइम निकल सके। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो टाइम है वो कितना निकल कर आ जाएगा? 5 सेकेंड निकल के आएगा। तो जब गेंद को ऊपर फेंका था, तो गेंद को ऊपर फेंकने में जो समय लगा वो 5 सेकेंड का लगा। तो ध्यान से सुनो, जब ऊपर फेंकने में 5 सेकेंड का समय लग रहा है ना, तो नीचे आने में भी कितना समय लगेगा? 5 सेकेंड का, यानी जो कुल समय लगेगा ना बेटा, वो कितना लगेगा? 10 सेकेंड का लगेगा। क्लियर? आपको समझ में आई बात? जाने में 5 सेकेंड, आने में 5 सेकेंड। तो पूछा ये कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में जो लिया गया कुल समय वो कितना होगा? 10 सेकेंड होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमने यहाँ पर अभी क्या किया है? सॉल्व किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जल्दी से। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका हमें अंतिम वेग ज्ञात करना है। सो अगेन क्वेश्चन को रीड कर लो, क्या क्या दिया है वो नोट डाउन कर लो। सो हमसे कह रहे हैं भाई कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, जिसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर देकर रखी है, हाइट हमें यहाँ पर देकर रखी है। तो हमने देखा उस मीनार की हाइट कितनी है बेटा? सो वो है 19.6, और उसे एक चोटी से एक जो मीनार की चोटी थी उससे एक पत्थर को छोड़ दिया जा रहा है, और यहाँ पर पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका वेग बताना है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जाहिर सी बात है कितनी होगी? 0 होगी, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। इसी के साथ बेटा g कितना होगा? सो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जा रहा है। ऊपर की ओर फेंकते तो माइनस होता, बिल्कुल ऊंचाई पर 0 होता, लेकिन जब ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं और वो अर्थ की तरफ जाता है तो जी का मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, बढ़ता है क्योंकि वो। तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया, और हमें क्या बताना है भैया? v बताना है। चलो लगा दो फॉर्मूला, v² - u² = 2gh। ओके, तो कौन सी चीज़ कहाँ आएगी? v² बोले तो 0। अच्छा, v² तो पता ही नहीं है, तो v² का v² रहने दो। u² कितना है हमारे पास? 0 का स्क्वायर है। 2 × 9.8 × 19.6 बेटा ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? v² का v² रहने देंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस करने पर जो था वो वही ही रहेगा।
अब हमने क्या देखा, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 यही आएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 19.6 का होल स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर, यानी v कितना आ जाएगा बेटा 9.6 मीटर पर सेकेंड, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। था ना छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था ना। तो 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर जब छोड़ा जाता है तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग हमें ज्ञात करने को कहा था, जो कि हमने कर दिया है कि भाई अंतिम वेग 19.6 मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगा। आपको सिंपली गति का जो तीसरा समीकरण है वो वही यूज करना है, बट ध्यान रखना कि यहाँ पर ए की जगह जी आएगा और एस की जगह पर एच आएगा। ऐसा भी हमने पढ़ के रखा है हमारे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप सभी के सामने। चलो भाई, तो मैंने इसका क्या लिख दिया है, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो इसे रीड करेंगे कि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में कहाँ, ऊपर की ओर फेंका जाता है। सो ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है। जहां आपको वेरी इंपॉर्टेंट जी का मान देकर रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है, और नेट विस्थापन तथा आपको पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी ये भी बताना है। ठीक है, सो कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर अगर फेंकेंगे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, सो वो हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा अंतिम वेग कितना हो जाएगा, सो वो हो जाएगा बेटा 0, यानी कि 0। फिर हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा हमारे पास जी का मान देकर रखा है, एंड ऑब्वियसली ऊपर की तरफ फेंका है तो ये माइनस में ही आएगा। सो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो। और अब हम यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं, एच बताने जा रहे हैं, जिसके लिए हम गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g h। यही लगेगा ना, कुछ और तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमें इसकी क्या बतानी है, अधिकतम ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास बी स्क्वायर कितना देकर रखा है, सो 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना देकर रखा है, सो 40 का स्क्वायर, फिर 2 जी कितना हो जाएगा बेटा -10, और एच तो हमें पता ही नहीं है। सो ये हमारा -40 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई -10, और ये एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसे यहाँ लेकर आ जाते हैं अगली कहानी में। तो पहले तो मैंने यहाँ पर जगह बनाई और मैंने इस पूरे को उठा के यहाँ कर दिया, -40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई -10 इज इक्वल्स टू एच। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, इस माइनस को माइनस से उड़ा देंगे। फिर हमने क्या किया, 10 4 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4 एंड 42 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा 80 मीटर ये निकल कर आएगा। तो हमसे जो बोला था ना कि पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, सो जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो होगी कितनी, 80 मीटर। पहली कहानी डन। नेट विस्थापन आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि नेट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपको बताना है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने पहले ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके गए और फिर वो वापस नीचे की तरफ आया, तो ध्यान से सुनेंगे, इसका जो नेट विस्थापन होगा जहां से शुरू हुआ था वापस अगर उसी स्थान पर आया, यानी कि बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। आपको याद है ना, ये चीज मैंने पढ़ाई है कि जहां से शुरू करें और घूम फिर के अगर उसी स्थान पर आते हैं तो विस्थापन कितना होता है, 0, यानी कि 0 ही होता है। सेम यही चीज यहाँ पर हुई है। अब हमें क्या बताना है कि भाई पत्थर के द्वारा चली गई कुल दूरी बता दो जल्दी से, कि इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी दूरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ पर, अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, तुम खुद बताओ। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक की बताकर रखी है 80 मीटर ऊंचाई पर जाते हुए, तो नीचे आते हुए भी ऑब्वियसली कितनी होगी, ये 80 मीटर होगी, और यानी ये टोटल कितनी हो जाएगी बेटा 160 मीटर हो जाएगी। सिंपल सी कहानी है। हमसे क्या बोला है, चली गई कुल दूरी बतानी है, तो नेट विस्थापन तथा पत्थर के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो हमने पत्थर ली, ऊंचाई पर गया और वापस आया। जब पत्थर ऊंचाई पर गया तो अधिकतम ऊंचाई उसकी कितनी थी, 80 मीटर थी, तो रिटर्न भी कितनी आएगी, 80 मीटर ऑब्वियसली। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 160 मीटर होगी, जो कि आपके सामने है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, दोनों चीज़ों को लेकर, तीनों चीज़ों को लेकर जो जो पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप सभी के सामने। तो भाई पृथ्वी तथा सूर्य के बीच
हमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए दिया गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और सूर्य का द्रव्यमान यहाँ पर 2 × 10⁻30 जो है किलोग्राम दिया है और उनके बीच की औसत दूरी भी हमें दी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, एक चीज़ नहीं दी है, मैं भी आपको बता दूंगी, कैपिटल जी। पहले क्या क्या दिया है तो सुनो, पहले हमें क्या क्या दिया है तो सबसे पहले है हमारे पास अर्थ का मास, यानी कि हम क्या बोलेंगे, मास तो है लेकिन किसका ही, अर्थ का। तो लिख दो भाई 6 × 10⁻24 किलोग्राम। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? अब हमें क्या दिया है, मास तो दिया है लेकिन सन का दिया है 2 × 10⁻30 किलोग्राम हो जाएगा। और हमें क्या दिया है भाई, इनके द्वारा तय की गई औसत दूरी भी दी है जो कि 1.5 × 10⁻11 मीटर है। कैपिटल जी की भी ज़रूरत होगी जो कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा बेटा, kg स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे इतनी कहानी? ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारे पास चार चीज़ें हैं और हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? सो स्टार्टिंग में ही याद करें, पढ़ा था ना हमने, क्या होता है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ होगा और क्या हो जाएगा भैया, मास ऑफ सन अपॉन में डी स्क्वायर। चलो सबकी वैल्यू हम उसके प्लेस पे रख देते हैं, जल्दी 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 करेंगे, हम सबकी वैल्यू को उसके प्लेस पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो हमारे पास कैपिटल जी कितना है, तो 6.67 × 10⁻11। ठीक है, हमारे अर्थ का मास, अर्थ का द्रव्यमान कितना है, सो वो है 6 × 10⁻24 और वहीं हमारे पास मून का द्रव्यमान कितना है, तो वो मून कह रहे हैं, सन का कितना है, सो वो 2 × 10⁻30 होगी। ठीक है, अपॉन में आ जाओ ज़रा जल्दी से, और हमारे पास डी का स्क्वायर दिया है, इनके द्वारा तय की गई दोनों के बीच की जो औसत दूरी है, तय की गई इनके बीच की जो औसत दूरी है वो है 1.5 × 10⁻11। ठीक है, चलो वेरी गुड, सॉल्व करते हैं इसे। और एक काम और करेंगे, इसका होल स्क्वायर ज़रूर कर देंगे क्योंकि नीचे डी का स्क्वायर है ऑब्वियसली। सो बात कुछ ऐसी है, क्या है भाई, कि पहले तो इसको सॉल्व करो, है ना। तो फोर्स का फोर्स यहाँ रहने दिया 6.67 मल्टीप्लाई, हमने क्या ले लिया यहाँ पर 6 और हमने क्या ले लिया यहाँ पर 2 ले लिया, और 10 टू दी पावर, सारी पावर को हम क्या कर देंगे, जोड़ घटा कर देंगे, -11 + 24 + 30 और डिवाइड कर देंगे बेटा हम इसे किससे, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे फिर 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 22 से। ओके, चलो एक कैलकुलेशन करते हैं कि 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा। तो सुनो, 5 5 25 की 5, हंसी लाई 2, 5 एकम 5, 6 7 और ये इतने का इतना ही होगा, 7 5 12 की 2 और ये 225 निकल कर आया है। पॉइंट लगा दो 2 के पहले, तो जब हमने इसे पॉइंट लगाया सो ये 2.25 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये 2.25 निकल के आएगा, सीधे यहाँ पर वही लिख देते हैं कि भाई जब इनका मल्टीप्लाई किया गया, इसका स्क्वायर किया, सो ये 2.25 निकल कर आया। अब इस पूरे को सॉल्व कर देते हैं भाई। 24 और 30 कितने होते हैं, तो 3 2 5 54, जिसमें से हमें क्या करना है, 11 को घटाना होगा। ठीक है, तो जब हमने इसमें से हटाया, 4 में से 1 जाएगी तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी, 5 में से 1 जाएगी तो कितनी बचेगी, 4। अब ध्यान से रखना, ये जब ऊपर जाएगा ना, जैसे 43 पर माइनस करना पड़ेगा 22 से, तो 3 में से 2 जाएगी तो 1 बचेगी, 4 में से 2 जाएगी तो ये इतना बचेगा 21। हमने ये कैसे लेके आए 21, देखो सबको प्लस किया, इससे माइनस किया, फिर ये 10 टू दी पावर 22 है, इसको हम ऊपर लेके गए क्योंकि इसको तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 टू दी पावर 21 बनेगा। तो हमने इसे कर दिया सॉल्व, है ना, हमने इसे कर दिया 10 टू दी पावर 21 और हम इसे डिवाइड कर देंगे इससे। अब ध्यान से सुनो, ये पूरा सॉल्व करने के बाद 3.57 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर ऑफ 25
न्यूटन, यही इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। यही क्या निकल कर आएगा, इसका सही आंसर निकल के आएगा। ओके, तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, जब उस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर निकल के आएगा। और हाँ, ये 10⁻22 न्यूटन होगा। सो हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बता दिया, सारी चीज़ें हमें दी हुई थी, हमने उसी के अकॉर्डिंग इसे फॉर्मूले में जल्दी से पुट करके इसका आंसर जान लिया। नाउ अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भाई क्वेश्चन नंबर 17 कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई पत्थर है और उसे क्या कर रहे हैं, 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। 100, उसकी मीनार की हाइट कितनी है, 100 मीटर है, और उस चोटी से उसे क्या करा जा रहा है, गिराया जा रहा है। और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है, तो अब उसी और क्या हुआ, पहली कंडीशन में ये मीनार की अगर मैं बात करूं, सो कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया, तो ये मीनार की हाइट कितनी है बेटा, 100 मीटर है। दूसरी चीज़ कि उसी समय में फिर कोई दूसरा पत्थर लिया और 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। तो हमने क्या देखा कि इसे ऊपर की ओर जो है वो फेंका गया है। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ पर मिलेंगे। देखो एक पॉइंट पर तो मिलेंगे, क्योंकि जब छोड़ा जा रहा है और उसी टाइम पे नीचे से एक पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये किसी पॉइंट पर तो ये पत्थर मिलेंगे, समझ रहे हो, ये किसी पॉइंट पर तो ये पत्थर मिलेंगे। तो हमने देखा कि भाई इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 100 मीटर थी। इसकी कितनी है, तो मान लेते हैं कि ये कितनी है, x है। फिर ये कितनी हो जाएगी बची हुई, सो ये 100 माइनस क्या हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे गणित लगानी होगी, थोड़ा सा हमें यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा ताकि हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकें। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है कि दोनों पत्थर कब और कहाँ पर जाकर मिलेंगे, ये दो चीज़ें हमें बतानी हैं। पहली कंडीशन में हम एक काम करते हैं कि हम ना इस वाली कहानी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, फिर हम इस कहानी को लेकर चलेंगे। देखो होगा क्या बेटा कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है, तो पहले तो हम उस पत्थर की वो स्थिति जानते हैं जहां पर उसे क्या किया जा रहा है, मीनार की चोटी से गिराया जा रहा है। ठीक है ना, मीनार की चोटी से गिराया जा रहा है। ठीक है, मीनार की चोटी से क्या किया जा रहा है बेटा, गिराया जा रहा है। ओके, अब हमने क्या देखा, हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास दिया है बेटा, पहली बात तो u कितना दिया होगा, ऑब्वियसली वो 0 होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से नीचे पर गिराया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, फिर g कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हाइट है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, 100 माइनस x ये हो जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमें निकालनी है गति का समीकरण लगाना होगा ताकि हम चीजें क्या कर सके, फाइन। सबसे पहले तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर v है, टाइम है, तो तुम क्या कहोगे कि मैम टाइम तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं गति का समीकरण, वो भी कौन सा वाला, दूसरा वाला। सो h इज इक्वल्स टू ut प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ at स्क्वायर। सबसे पहले तो हम टाइम को लेकर ही बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, h हमारे पास कितना होगा, 100 माइनस x होगा, u हमारे पास कितना है, 0 है, टाइम हमें पता नहीं है, और ये 1/2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, t का स्क्वायर ही रहेगा। सॉल्व करते हैं हम इसे, 100 माइनस एक्स का 100 माइनस एक्स ही रहेगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो हम इसे लिख ही नहीं रहे हैं, इसको कर दो डिवाइड, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा क्या होगा 18। सो ये 4.9 क्या हो जाएगा बेटा, ये 4.9 टी स्क्वायर होगा। अब एक काम करते हैं, इसे यहीं पर छोड़ देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम देकर। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं, तो पहले तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ना ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, तो अभी जितना आ रहा है उतना लिखकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन फिर हम यहाँ पर स्पेस बना लेंगे, पूरा मिटा दूंगी मैं।
अब हमने देखा पत्थर मीनार की चोटी से जब गिराया जाता है पत्थर को तब, ठीक है। अब हमने क्या देखा, उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है। सो अब हम उस पत्थर की बात कर रहे हैं जहां यहाँ पर जिसे क्या किया है, ऊपर की ओर फेंका गया है बेटा, ठीक है ना। ऊपर की ओर क्या किया गया है बेटा, फेंका गया है। तो रुको पहले तो इससे ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा, ऊपर की ओर क्या किया गया है बेटा, फेंका गया है, ठीक है। ऊपर की ओर फेंका गया है। चलिए, वेरी गुड। सो हम उस पत्थर की बात करें जिससे ऊपर की ओर फेंका है, इसका मतलब u कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमें देकर रखी है। फिर हमने क्या देखा, g हमारा बेटा माइनस में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है। h हमारे पास क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं हम इसे, और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। सो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास h कितना है, x हो जाएगा, u कितना है बेटा 25 मल्टीप्लाई t हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 9.8 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर, ये यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको इससे उड़ाओ, 4.9, वो भी किस में, माइनस में। तो अब हमने क्या देखा बेटा कि x इज इक्वल्स टू 25t, फिर हमने क्या देखा, प्लस माइनस माइनस 4.9 t स्क्वायर। इसे अब मैं क्या करने वाली हूँ, सो ये हमारी हो जाएगी क्या, सेकेंड इक्वेशन। समझे कि नहीं, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, वो हमसे पूछ रहे कि परिकलन करिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ पर मिलेंगे। तो अब हमारी जो दोनों इक्वेशंस निकल कर आई हैं, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई पत्थर जो है दोनों कब मिल रहे हैं, और फिर वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कि कहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या फाइंड करेंगे कि कहाँ पर मिल रही हैं। तो ये चीज़ आपके सामने है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, तो मुझे केवल क्या चाहिए, ध्यान से सुनो, केवल मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जो चीज़ मुझे चाहिए उसे मैं अलग से कॉपी कर लेती हूँ, है ना, यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, पेस्ट, अभी, ताकि हम इसका क्या कर सकें, यूज़। ऐसे ही हमें क्या चाहिए होगा बेटा, ये चाहिए होगा। सो इसे भी कर लेती हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पर इसे क्या कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, इसे मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, पेस्ट, ताकि अभी हम इसका क्या कर सके, यूज़ कर सके, ओके। इसका हम क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। चलिए, तो हम इसे जगह बना लेते हैं। तो जगह भी नहीं है तो यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, बढ़िया है। अब हमें सबको ना मिटा देना है। देखो, ये पूरी कहानी तुमने नोट डाउन कर ली, और अब हम सबको उड़ा देते हैं ताकि हम क्या कर सकें, आगे का कैलकुलेशन, ठीक है भाई। वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। जल्दी जल्दी सब हटाते हैं और फिर हमारा काम हो जाएगा आसान। चलिए, तो अब इसको उठाओ और इसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ, और हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, पहली बात तो आपको ये करना है बेटा कि फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लेकर चल रहे हैं, पहली और दूसरी को मर्ज कर रहे हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, 100 माइनस एक्स, फिर हमने क्या देखा, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, दैट्स इट। बस, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। सो होगा ये बेटा कि पहले तो ये इससे कट जाएगा प्लस माइनस से, ये भी इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस से। बचा क्या, 100 इज इक्वल्स टू 25t होगा, एंड t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 25, और ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पत्थर है ना, वो 4 सेकंड के बाद मिलेंगे। कितने सेकंड के बाद मिलेंगे बेटा, 4 सेकंड के बाद मिलेंगे दोनों ही पत्थर। अब पॉइंट आता है कि मैम मिल कहाँ पर रही हैं, इनकी लोकेशन क्या होगी, ये कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलो, इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एक फॉर्मूला, ठीक है।
हम यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा क्या होगा भैया, सो जो हमारा फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और v हमें यहाँ पर जो है भाई दिया नहीं गया है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, जो निकल के आए ना इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सबसे बढ़िया। समीकरण 1 के अनुसार सबसे बढ़िया, इसको हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, समीकरण 1 के अनुसार चलते हैं भाई, क्यों कहीं पर जाना है। तो जब हम समीकरण 1 के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा, हमारी समीकरण थी 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। चलो 100 का 100 रहने दिया, x हमारे पास जो है हमारे पास नहीं है, 4.9 मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा बेटा, तो टी का स्क्वायर बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 100 का 100 है, माइनस एक्स से है 4.9 मल्टीप्लाई 4 चुको क्या हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से हम 4.9 का 16 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 9 9 18 27 9 चुको 54 की 4 और ये पावर 5, 6 चुको 24 25 26 27 28 29, तो यानी ये 29 होगा, ये 49 होगा, 9 9 18 की 8, ये पावर 1 4 5 6 और ये क्या होगा 7, इसके बाद पॉइंट, यानी कि बेटा ये हमारा 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 78.4 ये निकल कर आएगा, ठीक है। सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ माइनस में लेके आ जाओ, 100 माइनस 78.4 इज इक्वल्स टू एक्स होगा, 100 से जल्दी से इसे क्या कर लेंगे हम माइनस कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगी तो 1 बचेगी, 9 में से 7 जाएगी तो 2 बचेगी, 21.6 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 21.6 मीटर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये था इसका करेक्ट आंसर, उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों कहाँ मिलेंगे। तो हमने जान लिया कि भाई दोनों इस x की वैल्यू हमारी जो निकली है बिल्कुल इसी प्लेस पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ना ये थोड़े से बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ ऐसे बीच में आ जाते हैं, तो बेटर ये है कि पहले इसे ध्यान से पढ़ते हैं। तो जब हमने इसे ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पर 2 पत्थरों को लेकर बात चल रही है, तो थोड़ा सा हमें मैथ्स का कैलकुलेशन लगाकर इसे सॉल्व करना था, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया। ओके चलिए तो आगे आते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है एक और क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई ये गेंद जो है, पहली बात तो ये कैसी फेंकी गई है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई है। एक गेंद 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस लौट आती है। पहले क्या किया, गेंद ली, इसे ऊपर की तरफ फेंका और 6 सेकंड के पश्चात क्या बोल रहे हैं, 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले के पास ये लौट कर आ जाती है। आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये किस वेग से पहली बात तो ऊपर गई, ठीक है, ये किस वेग से तो पहली बात ऊपर गई, यानी आपको यहाँ u बताना है। गेंद के द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या है, यानी कि बेटा आपको क्या बताना है, h बताना है। और 4 सेकंड के पश्चात गेंद की क्या स्थिति है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले के पास ये लौट कर आ गई है, पहली बात तो ये कहानी है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें u नहीं पता है और गेंद को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा 0, g कितना निकल कर आएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम यहाँ पर कितना दिया है बेटा 6 सेकंड दिया है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ऊपर जाने और नीचे आने को अगर हम करें, ये हमारे पास ना कुल समय है, बहुत ध्यान से सुन लो, ये हमारे पास क्या है बेटा कुल समय। जब हम बात करेंगे ऊपर जाने में कितना समय लगा, नीचे जाने में कितना लगा, तो ये हमें फाइंड करना होगा और ये कितना निकल कर आएगा 3 सेकंड निकल कर आएगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि भाई u कितना होगा, और u निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ लगाओगे भैया फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होगा v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 एंड v कितना है 0, u कितना है पता ही नहीं है, a कितना है हमारे पास, अच्छा a की जगह पर पहले तो g कर लो gt, ठीक है। चलो g कितना है हमारे पास, तो भैया वो हो जाएगा -9.8 मल्टीप्लाई t कितना होगा बेटा 3, t कितना होगा तो ध्यान रखना 3 सेकंड की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को
हम ऊपर की तरफ जो फेंक रहे हैं उस कहानी को पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस लौट आती है। टाइम हमने इतना लिया है और यू को हम यहाँ माइनस में लेकर आ जाते हैं। फिर 8 या 24 के 4 और ये 2 पावर 9 8 9 27 28 29 29.4 माइनस से माइनस उड़ा दो, यानी कि ये यू कितना हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड ये होगा, ठीक है। चलो अब हमने क्या देखा भाई, u निकल कर आ गया। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। एक फॉर्मूला और लगा देंगे भाई, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, है ना। क्या लगा दिया भाई हमने, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। h हमारे पास जो है पता ही नहीं है, u हमारे पास 29.4 है। टाइम बेटा 3 सेकंड का ही लेकर चलेंगे हम, ये हमारा 1/2 होगा। g हमारा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड ही होगा, 9.8 होगा। और टाइम कितना हो जाएगा बेटा 3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसे हम। 4 तिया 12 की 2 पावर 1 9 8 9 27 28 की 8 पावर 2 और 3 दूनी 6 7 8, ठीक है ना। सो 88.2। फिर हमारा ये जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 इनाम 18। सो प्लस माइनस माइनस पहली बात तो होगा, और हमें क्या करना होगा 4.9 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो भाई 9 होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, सबको सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब हमने क्या किया, 9 9 का कितना होता है 81, तो 1 का 1 यहाँ रखा, 8 यहाँ कर दिया, 9 8 9 चौको 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44.1 बेटा ये होगा, ठीक है। कितना होगा 44.1 ये होगा। और हम इसे क्या कर देंगे माइनस। सो 88.2 से 44.1 माइनस करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा। सो भैया ये 44.1 मीटर ही निकल कर आएगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। पहली बात तो हमसे 3 चीज़ें पूछी थी, जिसमें से मैम ने आपको बता दी कि किस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ गई। मैम ने आपको ये भी बता दिया कि गेंद के द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो अधिकतम ऊंचाई हमने जान लिया 44.1 मीटर ये होगी। अब कह रहे हैं कि 4 सेकंड के पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी। भाई 3 सेकंड के लिए तो हमने जान लिया कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी 44.1 होगी। अब 1 सेकंड के लिए बेटा हमें इसे जानना है, तो चलो 1 सेकंड के लिए जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, डन, पक्का, ओके। ध्यान से सुनेंगे। अब हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। आगे की कहानी आपको समझानी है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। तो हमने लिया h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी। h के प्लेस पे तो बेटा ऑब्वियसली h का h ही रहेगा, है ना। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें h ही तो बताना है। सिंपली हमें ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा गया, ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद में 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले के पास लौट के आती है, तो आपको 3 चीज़ें बतानी थी कि ये किस वेग से ऊपर फेंकी गई। हमें पता चल गया कि उसका वेग 29.4 मीटर पर सेकंड था। गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो अधिकतम ऊंचाई भी हमने जान ली 44.1 मीटर होगी। अब बात आती है कि एक बात बताओ, जो 3 सेकंड जाने का 3 सेकंड आने का टाइम ले रही थी, अब 4 सेकंड के पश्चात गेंद की स्थिति पूछी है, तो 4 सेकंड के पश्चात अगर पूछी है तो 3 सेकंड का तो हमें पता है। हमें 1 सेकंड के लिए दूरी जाननी होगी कि उसने 1 सेकंड के लिए कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल की। बस उसी 1 सेकंड के लिए हम इसे फाइंड कर रहे हैं, जिसमें हमें हाइट नहीं पता है। u हमारा हम यहाँ पर बेटा 0 ही लेकर चलेंगे। t हमारा कितना हो जाएगा 1 सेकंड का निकाल रहे हैं तो 1 सेकंड ही रहेगा, और ये प्लस में ही रहेगा, है ना। 9.8 की बात चल रही है, क्योंकि अब ऊपर से लेकर नीचे की कहानी हम जान रहे हैं। सो ये हमारा 0 का 0 हो गया। ये 4 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4.9 हो जाएगा। यानी हमारी हाइट कितनी निकल कर आएगी बेटा 4.9 मीटर। हाइट बोले तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी ना 1 सेकेंड के लिए, वो कितनी निकल कर आएगी 4.9 मीटर। सो अब हमारी जो टोटल डिस्टेंस थी और हमारी जो नीचे की स्थिति है उसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें नीचे की स्थिति बतानी है, ठीक है ना।
नीचे की स्थिति बतानी है ना बेटा। तो अब हमने सिंपली क्या किया है, हमारा जो 44.1 था उसमें से हमें 4.9 को माइनस करना होगा। सो 44.1 में 4.9, 11 में से 9 गई तो 2 बचेगी, फिर हमारे पास बचेगा 3, फिर हमें यहाँ पर एक पावर लेनी पड़ेगी, 4 जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियसली क्या होगा भैया 9 होगा, एंड ये 39.2 निकल कर आएगी। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो ये इसकी जो नीचे की स्थिति रहेगी 39.2 मीटर रहेगी, और यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये था हमारा क्वेश्चन जहां हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, और ये तीनों ही चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो एक एक चीज़ें ऐसे लिख कर ही इसे सॉल्व करना। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा, एक जो है कंटेनर है जिसमें जो है पानी भरा हुआ है। ओके, अब मैंने ना एक ऐसी बॉल ली है जो अंदर से कैसी है बेटा, खोखली है। ठीक है, मैंने एक काम करते हैं, मैंने ना 2 बॉल ली है, मैं 2 बॉल का एग्जाम्पल लेती हूँ। एक बॉल ऐसी है जो अंदर से खोखली है, और एक बॉल ऐसी है जो कैसी है, पूरी तरह से भारी है, हैवी है ना। बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि वो खोखली नहीं है और उसका वेट क्या था, काफ़ी ज़्यादा है। तो जो खोखली है ना वो यहाँ पानी पर तैरने लगेगी, और जो हैवी थी, भारी थी, वो डूब जाएगी। अब पॉइंट ये आता है कि जो खोखली वाली थी वो तैर कैसे गई और डूब गई है, इसलिए क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये खोखली नहीं थी, इसका जो घनत्व था वो ऑब्वियसली, इसका जो वेट था वो कैसा था, ज़्यादा था। तो यहाँ पर उत्प्लावन बल जो था वो इसके तुलना में कम था, मतलब उत्प्लावन बल उतना नहीं लग पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वेट कैसा है, ज़्यादा है। और वहीं हम इसकी बात करें, भाई ये बॉल पानी में क्यों तैर गई, क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है पहली बात तो उतना नहीं है, और पानी यहाँ सरल साधारण तरीके से इस पे क्या लगा सकती है बेटा, उत्प्लावन बल लगा सकती है। कौन सा बल लगा सकती है, उत्प्लावन बल लगा सकती है। तो पानी जो उत्प्लावन बल है ना, किस दिशा में लगाती है, ऊपर की दिशा में। किस दिशा में लगाती है, पानी जो है उत्प्लावन बल किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर ऊपर की दिशा में लगाएगा। इन दोनों ही बॉल में क्या था, डिफरेंस था। एक का वेट कैसा था, कम था, एक का वेट कैसा था, ज़्यादा था। जिसका वेट कम था तो उसके लिए उत्प्लावन बल लगाना साधारण सरल था, आसान था। तो इसीलिए यहाँ पर पानी ने अपनी तरफ से एक बल लगाया, और वो खोखली बॉल जो थी वो आसानी से पानी में तैरने लगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाई, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर ये पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो सुनो, जब प्लास्टिक के गुटके को पानी में डुबोई जाती है, जब प्लास्टिक के गुटके को पानी में डुबोया जाता है, तो गुटके पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल, उत्प्लावन बल, इसके भार से ज़्यादा होता है। जैसा कि आपको अभी बताया, हमने क्या देखा, पानी के ऊपर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक होता है, इसलिए प्लास्टिक के गुटके को पानी के भीतर छोड़ने पर वह ऊपर उठती है और बाहर आ जाती है। अर्थात जो U है वो कैसा होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है, किसके तुलना में, W की तुलना में। उत्प्लावन बल अधिक इसलिए होता है क्योंकि गुटके का घनत्व पानी से कैसा है, कम है, डेंसिटी जो है उसकी वो कैसी है, कम है। समझ पाई। तो पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, तो हमें पता चल गया कि जब प्लास्टिक के गुटके को पानी में डुबोया जाता है तो गुटके पर पानी के द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल, उत्प्लावन बल, इसके भार से ज़्यादा होता है, इसलिए प्लास्टिक के गुटके को पानी के भीतर छोड़ने पर वे ऊपर की ओर आ जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको वो डायग्राम बनाकर पढ़ाया था। एंड ये है हमारा अगला क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन है, और एक ये और एक इसके बाद, और दोनों ही सिंपल क्वेश्चन से तो बन जाएंगे। सो भाई, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब देकर रखा है। यदि पानी का जो घनत्व है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना, तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा ये बताना है आपको। ठीक है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर दिया है, आपको बताना है कि इस कंडीशन में पदार्थ डूबेगा या तैरेगा। चलो, सिंपल सा है क्वेश्चन। आपको यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहली बात तो पानी का घनत्व देकर रखा है, अच्छी बात है। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन है यहाँ पर, तो हमारे पास पहली बात तो क्या है, चंगू मंगू आयतन है।
और वो आयतन कितना है 20 सेंटीमीटर बेटा क्यूब है। और हमारे पास उस वस्तु का क्या है बेटा, द्रव्यमान है, और वो द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम है। अब हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि हमारे पास उस वस्तु का घनत्व नहीं है, तो जल्दी से इसका क्या निकाल लो, घनत्व, इसकी डेंसिटी। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे, आप यहाँ पर द्रव्यमान को भाग दे दोगे किससे, इसके बेटा आयतन से, यानी कि बेटा किससे, वॉल्यूम से। अब द्रव्यमान कितना है 50 है, वॉल्यूम कितना है बेटा 20 है। बताओ कितना निकल के आएगा, ऑब्वियसली 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब ये निकल कर आएगा। ये इसकी क्या है, डेंसिटी। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आपके पास भाई पानी का घनत्व भी है ना, किसका घनत्व भी है बेटा, पानी का भी है, जो कि है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे बोल रहे हैं कि तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा यदि पानी का घनत्व इतना है, तो वस्तु का कितना है 2.5 है और इसका कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सो ऑब्वियसली जिसका घनत्व ज़्यादा है वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो हमने क्या देखा कि पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, सो वो जो पदार्थ है वो क्या करेगा, डूब जाएगा। अगर हम बोले पदार्थ और पानी में से कौन डूबेगा, सो भैया डूबेगा वो जिसका घनत्व कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका घनत्व कितना कैसा होगा, ज़्यादा। सो ये पदार्थ क्या करेगा, डूबेगा, ठीक है। इसमें और पानी में से कौन डूबे, इसमें और पानी में से कौन डूबेगा, तो ये डूबेगा, ठीक है ना। चलो, पानी का घनत्व हमारे पास ये है, इसके बाद पदार्थ का ये है, पदार्थ का घनत्व ये है, पानी का घनत्व ये है, जिसके कारण हमने जाना कि पानी का घनत्व कैसा होगा, तो ये कम है किसकी तुलना में, पदार्थ के घनत्व के, जिसके कारण जो पदार्थ है वो आसानी से किस में डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा, ठीक है। आगे ये कहानी खत्म। यहाँ पे जो मैंने लिखा था उसको मैंने मिटा दिया है, क्यों, क्योंकि वहाँ मैंने इसके साथ पानी लिख दिया था, पानी को नहीं डुबाना है, पानी पानी में क्यों डूबेगा, आपको सिंपली बताना था कि पदार्थ डूबेगा या तैरेगा, तो हमने जान लिया डूबेगा, सिंपल क्वेश्चन, कहानी डन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 22। 50 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन आपको देकर रखा है और पैकेट जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा, सबसे पहले तो ये बता दो। और इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, ये भी आपको बताना है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो पहले तो जल्दी से। आप यहाँ पर क्या निकालोगे, पहली बात तो एक मोहरबंद पैकेट, पैकेट का क्या देकर रखा है बेटा, सो इसका देकर रखा है आपको द्रव्यमान भी, और क्या देकर रखा है आपको बेटा इसका, सो पैकेट का आपको यहाँ पर आयतन भी देकर रखा है, ठीक है। और द्रव्यमान कितना है आपके पास इसका, सो 500 ग्राम है और ये कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पैकेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर पानी का घनत्व देकर रखा है कि कितना है, इतना है। पहले तो पैकेट का निकालते हैं, चलो पैकेट का घनत्व निकालते हैं, कैसे निकलेगा, सो इसके द्रव्यमान को बेटा हम जल्दी से भाग दे देते हैं इसके आयतन से। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। सो 500 में से 500 को डिवाइड दे दो जल्दी से 300 से, 2 0 को 2 0 से उड़ा देना और 5 को 3 से भाग दे देना, 3 एकम 3, पॉइंट लगा के 0, 3 6 18, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, फिर 0, फिर 3 6 18, सो ये 1.6 के आसपास जो है निकल कर आएगा। तो हमने क्या देखा, 1.6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी निकल कर आएगी। चलो रास्ता बनाते हैं। अब हमारे पास ये कहानी है, तो पहले तो ये बताओ कि अगर एक पैकेट का डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो दोनों मतलब जो पैकेट है वो इस घनत्व वाले पानी में डूबेगा या तैरेगा। सो अगेन वही कॉन्सेप्ट कि भाई वो पैकेट तो डूब जाएगा। क्यों डूबेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है, किसके तुलना में, पानी की तुलना में। तो हम क्या बोलेंगे भैया, वो पैकेट क्या करेगा, डूबेगा। पैकेट क्या करेगा बेटा, डूबेगा,
क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कैसा है? ज़्यादा, किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं अब, इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? तो सुनो, पहली बात तो पैकेट द्वारा विस्थापित विस्थापित हमारे पास क्या है? पानी का जो आयतन है, ठीक है, हमने क्या देखा? जो पैकेट का आयतन है इसको इसके बराबर, ये कितना हो जाएगा बेटा? 350 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, और हमारे पास अब और क्या देकर रखा है? तो हमारे पास यहाँ पर देकर रखा है पानी का घनत्व, ठीक है। सो पानी का घनत्व भी देकर रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली विस्थापित पानी का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसका घनत्व कितना देकर रखा है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से लगा दो फॉर्मूला। ये लगाया फॉर्मूला, ऊपर लिखा इसका द्रव्यमान, और बेटा नीचे क्या लिखा? इसका आयतन। अच्छा, द्रव्यमान कितना है? तो हमने देखा पहली बात तो घनत्व इसका 1 होगा, द्रव्यमान जो है वो हमें पता ही नहीं है, और आयतन हमारे पास कितना देकर रखा है बेटा? सो वो 350 देकर रखा है। इसको इधर मल्टीप्लाई में लेके चले जाओ। सो इसका जो द्रव्यमान है ना वो कितना निकल कर आएगा? 350 ग्राम निकल कर आएगा। ठीक है, कितना निकल कर आएगा? 300 ग्राम निकल कर आएगा। तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान हमें यहाँ पता चल चुका है, और ये था क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करवा दिया है। एंड फाइनली हमारा ये वाला सेक्शन अब होता है पूरी तरह से फिनिश, पूरी तरह से होता है कंप्लीट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले ही कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। ओके, साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं हम कवर। सो मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट सेशन में। सारे क्वेश्चंस लगा देना, कहीं किसी कैलकुलेशन में कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई प्रॉपर मैं आपको कमेंट सेक्शन में देती हूँ। तो मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।